रेलगाड़ी की सीटी केवल एक आवाज नहीं बल्कि रेलवे की अपनी एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो बताती है कि गाड़ी कब रुकेगी, कब चलेगी और पटरी पर आगे क्या खतरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भाषा की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? कैसे एक साधारण सी भाप की सीटी से शुरू हुआ ये सिलसिला आज के इन शक्तिशाली एयर हॉर्न तक पहुंचा? और क्यों आज भी एक डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का हॉर्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह से बजता है? तो आज की इस चर्चा में हम रेलगाड़ी के सीटियों के पूरे इतिहास को समझेंगे और साथ ही साथ लोको पायलट द्वारा बजाए जाने वाले विभिन्न प्रकारों की सीटियों के मतलब को भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। किसी भी रेलगाड़ी का वजन और उसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि उसे अचानक रोकना असंभव होता है। चूंकि गाड़ी पटरियों पर चलती है, इसलिए वो दूसरी दिशा में मुड़कर भी अपना रास्ता नहीं बदल सकती। इसलिए रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर से ही सावधान करने के लिए एक शक्तिशाली और किफायती उपकरण की जरूरत थी। और यहीं से जन्म होता है भाप की सीटी का। तकनीकी तौर पर भाप की सीटी एक ऐसा उपकरण होता है जो दबाव वाली भाप का उपयोग करके आवाज पैदा करता है। इस सीटी के मुख्यतः 4 अंग होते हैं जो मिलकर आवाज का जादू पैदा करते हैं। इनमें सबसे ऊपर होती है विसल बेल। ये वो घंटी जैसा हिस्सा होता है जो आवाज को आकार देता है। ये विसल बेल स्टीम एपर्चर के ऊपर लगी होती है, जो एक छोटा सा छेद होता है जहाँ से भाप तेजी से बाहर निकलती है। इस स्टीम एपर्चर के नीचे लगा होता है एक वाल्व। ये एक दरवाजे की तरह होता है जो भाप को रोकता या फिर छोड़ता है। इस वाल्व से जुड़ा होता है एक लीवर जो इस वाल्व को चलाता है, और इस लीवर से जुड़ी होती है एक तार जो सीधा कैबिन में जाती है। जैसे ही ड्राइवर इस तार को खींचता है, वैसे ही लीवर से जुड़ा वाल्व खुलता है और उच्च दबाव की भाप एपर्चर से निकलकर बेल में जाती है। और बेल के अंदर ये भाप लगातार दबती और फैलती है, जिसे विज्ञान की भाषा में कंप्रेस और रेरिफाई होना कहते हैं। बेल के अंदर होती इस हलचल से उस ध्वनि का जन्म होता है जो मीलों दूर से ही सुनी जा सकती है। अगर आप इसकी कार्यप्रणाली को और अधिक सरलता से समझना चाहते हैं तो इसे घर में पड़ी चीजों से भी समझा जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पेन का ढक्कन जिसके नीचे कोई भी छेद ना हो। अब अगर इस ढक्कन के नीचे की ओर तेजी से फूंक मारी जाए तो हमें अंदाजा मिल जाएगा कि भाप की सीटी आखिर कैसे काम करती है। सीटी की प्रणाली को समझने के बाद कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि भाप की सीटी को बनाना बड़ा ही सरल होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। असल में सीटी भाप इंजनों में उपयोग होने वाले सबसे जटिल उपकरणों में से एक है। इसे बनाते समय बेल की पोजीशन, एपर्चर के मुहाने की चौड़ाई, इसके व्यास और आकार को बड़ी सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाता है। इनमें 1 मिलीमीटर की भी गड़बड़ सीटी से ध्वनि को ही गायब कर सकती है। अगर इस सीटी के बेल की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो सीटी की आवाज मोटी हो जाएगी, और अगर इसके व्यास यानी डायमीटर को बढ़ा दिया जाए तो सीटी से गहरी आवाज आने लगती है। भाप सीटियों की आवाज कितनी तेज होगी ये भी इंजन के ड्राइवर खुद तय कर सकते थे। कैबिन में लगी तार को जितना कम खींचा जाएगा, सीटी उतनी ही धीमी सुनाई देगी, और जैसे जैसे इस तार को और अधिक खींचा जाएगा, सीटी की आवाज बढ़ती चली जाएगी। ड्राइवरों की इन तारों पर पकड़ इतनी सटीक होती थी कि उस दौर में हर इंजन ड्राइवर का सीटी बजाने का अपना एक अलग अंदाज होता था, और लोग केवल धुन सुनकर ही समझ जाते थे कि इंजन की कमान किस ड्राइवर ने संभाल रखी है। हालांकि भारत में सीटी की अपनी कोई विशेष कहानी नहीं है, क्योंकि ये तकनीक भारत में पहली गाड़ी चलने से पहले ही काफी हद तक विकसित हो चुकी थी। अर्थात 1853 में जब बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री गाड़ी चलाई गई तो उसके इंजनों में भाप सीटी पहले से ही लगी हुई थी। उन दिनों भारत में चलने वाले इंजनों में केवल एक ही सीटी लगी होती थी, लेकिन वर्ष 1870 में अवध एंड रोहिलखंड रेलवे ने इंग्लैंड से भी 26 लोकोमोटिव को आयात किया। सभी आम लोकोमोटिव से हटके इसमें ट्विन टोन विसल यानी बारी और पतली आवाज की 2 अलग अलग सीटियां लगाई गई थी। इस लोकोमोटिव के आने के बाद ब्रिटिश काल के कई इंजनों में ट्विन टोन विसल का प्रयोग होता नजर आया। यहाँ तक कि आधुनिक विद्युत इंजनों में भी ट्विन टोन हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ही लोकोमोटिव में 2 सीटियों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का कारण ये है कि पतली या तीखी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी, जिसके चलते इसका प्रयोग तब किया जाता था जब पटरी के आसपास के लोगों को चेतावनी देनी हो।
और भारी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ती है, जिसके चलते गाड़ी के आने की चेतावनी के रूप में इसे बजाया जाता था। हमने सीटी के विवरण और कार्य प्रणाली के बारे में जान लिया है और अब हम भाप सीटी के विविध प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाप सीटी का पहला प्रकार है प्लेन विसल। ये सबसे सरल प्रकार की सीटी होती है जो आकार में छोटी और एक ही प्रकार की तीखी आवाज प्रदान करती है। भारतीय रेलवे के अधिकांश भाप इंजनों में इस प्रकार की ही सीटी लगाई जाती थी। जैसा कि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि सीटी का व्यास और लंबाई बढ़ाने पर सीटी की आवाज भारी और गहरी हो जाती है। इसी प्रकार की विशेष बड़ी सीटी जोधपुर रेलवे के HP क्लास के इंजनों में देखी जाती थी, जिसकी आवाज कुछ ऐसी थी। अब अगर हम सीटी के ऊपर की सिंगल बेल को हटाकर दांतों के एक कंपार्टमेंट यानी कि चाइम को लगा दें तो ये चाइम विसल कहलाएगी। इस प्रकार की सीटियों में चाइम की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यानी कि एक ही बार में हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है। एक सीटी में जितने ज्यादा चाइम होंगे हमें उतनी ही ज्यादा आवाजें सुनाई देगी। हालांकि भारत की रेलवे में भी चाइम विसल तो आई, लेकिन केवल सीमित प्रकारों में। उदाहरण के तौर पर 3 चाइम की सीटी, जिसमें से हमें एक ही बार में 3 सीटियों की आवाज सुनाई देती थी और इसका प्रयोग आमतौर पर भारत की आजादी के बाद आए भाप इंजनों में किया जाता था और इन सीटियों की आवाज कुछ इस प्रकार थी। हालांकि इन चाइम सीटियों का अस्तित्व केवल विदेश में बने इंजनों तक ही सीमित था और जब इन्हीं इंजनों के मॉडलों को भारत में बनाया जाने लगा तो उनमें से अधिकांश इंजनों में हमें पुरानी प्लेन विसल ही देखने को मिलती थी। एक और विशेष प्रकार की सीटी जो भारत के रेलवे में गूंजा करती थी, जिसे हूटर कहा जाता था। हूट शब्द का अर्थ होता है उल्लू की आवाज। चूँकि हूटर सीटी सामान्य सीटी से लंबी और व्यास में अधिक बड़ी होती है, इसलिए इसमें से एक गहरी, भारी और गूंजती आवाज निकलती है। ये ठीक वैसी होती है जैसे घने जंगलों में उल्लू की आवाज गूंज रही हो। इस प्रकार की सीटी आमतौर पर युद्ध श्रेणी के WD क्लास के मीटर गेज इंजनों में लगाई गई थी, जो कुछ इस प्रकार से बजती थी। भाप की सीटी बजने में तेज और सुनने में सुरीली होती थी, जिसने काफी लंबे समय तक भाप इंजनों को सुरक्षित यात्राएं प्रदान की। लेकिन समय के साथ हर एक बेहतरीन वस्तु पुरानी और निरर्थक हो जाती है। अब पटरियों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने लगी थी और भाप सीटी की मधुर मध्यम आवाजें अब रेलवे को धीमी लगने लगी। इसी के साथ अब वो दौर भी आ चुका था जब कई रेल कंपनियां डीजल और विद्युत इंजनों को आजमा रही थी, जिनमें भाप सीटी का कोई काम ही नहीं था। इन्हीं कारणों से जन्म होता है आधुनिक एयर हॉर्न का, जो भाप से नहीं बल्कि हवा के दबाव से बजते थे। ये एयर हॉर्न भाप सीटी से अधिक तेज बजते थे और इनकी कार्यप्रणाली पुरानी सीटियों से कहीं ज्यादा सरल थी। एक एयर हॉर्न के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आती है नोजल, जहां से उच्च दबाव की वायु हॉर्न में प्रवेश करती है। फिर आता है डायफ्राम, जो कि ध्वनि को पैदा करता है, और इसके बाद आता है एम्पलीफायर, जो कि डायफ्राम की ध्वनि को कई गुना बढ़ा देता है। बात करें अगर इसकी कार्यप्रणाली की, तो जब भी ड्राइवर केबिन से हॉर्न का बटन दबाता है तो उच्च दबाव की वायु नोजल के माध्यम से हॉर्न में प्रवेश करती है। वायु के दबाव से डायफ्राम जोर से वाइब्रेट करने लगता है और इस कंपन की आवाज को एम्पलीफायर एक तेज गूंजती आवाज में बदल देता है। अगर आप इसे और अधिक सरलता से समझना चाहते हैं तो इसका एक छोटा रूप घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें लेना होगा एक पेपर कप, जिसके नीचे वाले भाग को हम काटकर अलग कर देंगे। इसके बाद हमें लेना है एक गुब्बारा, जिसे नीचे से काटकर हम इस कप के पिछले हिस्से पर चढ़ा देंगे। इसे चढ़ाने के बाद हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला कि गुब्बारा बिल्कुल कसा हुआ हो और दूसरा कि हवा किसी दूसरी जगह से बाहर ना निकले, जिसके लिए हम इसे नीचे से टेप लगाकर सील कर देंगे। अब इस मॉडल में पेन नोजल का काम करेगा, गुब्बारा डायफ्राम का काम करेगा और पेपर कप एम्पलीफायर की भूमिका निभाएगा। चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो
हमारा बनाया गया हॉर्न काम कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि भारत के डीजल और विद्युत इंजनों की आवाज एक दूसरे से काफी अलग होती है? ऐसा आखिर क्यों होता है? चलिए इसे भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यूरोप के रेलवे को समझना होगा। तो यूरोप के रेलवे इंजनों में एक ही ध्वनि के दो अलग अलग हॉर्न लगे होते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ ही देर पहले ट्विन टोन हॉर्न के रूप में बात की है। यूरोप की रेल पटरियां ज्यादातर आबादी वाले इलाकों के आसपास ही बिछाई गई है, इसलिए वहाँ के इंजनों में हॉर्न की आवाज कम होती है, ताकि गाड़ियां बिना किसी को तंग किए आसानी से गुजर सकें। अब चूंकि भारत के अधिकांश विद्युत इंजन यूरोप के देशों से ही आयात किए गए हैं, इसलिए इनमें हॉर्न भी यूरोपीय प्रकार का ही लगा होता है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में रेल पटरियां ऐसी सुनसान जगहों से गुजरती है जहां मीलों दूर तक कोई नहीं रहता, जिसके चलते वहां के इंजनों में 2 या 2 से अधिक एयर हॉर्न एक साथ लगाए जाते हैं और इन्हें ज्यादा तेज भी बनाया जाता है, ताकि इनकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे। चूँकि भारतीय रेलवे में चलने वाले सभी डीजल इंजन, चाहे एल्को हो या फिर EMD, ये अमेरिका से आयात किए गए हैं, जिसके चलते इनमें हॉर्न भी अमेरिकी प्रकार के ही देखने को मिलते हैं। हमने एयर हॉर्न की कार्य प्रणाली और प्रकार दोनों को ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम करते हैं इतिहास का रुख और पूछते हैं एक सवाल। भारत में एयर हॉर्न पहली बार किस इंजन में देखने को मिला था? अनुमान लगाइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो भारत का पहला एयर हॉर्न वाला इंजन था वर्ष 1930 में बना WCP-1 लोकोमोटिव। आपका अनुमान सही था या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो WCP-1 एक ऐसा अद्भुत लोकोमोटिव था जिसके कुछ मॉडल में एयर हॉर्न के साथ बाप की सीटी भी लगी मिलती थी, जो कि हवा के दबाव से बचती थी। ऐसा ही कुछ सेटअप WCP-2 लोकोमोटिव में भी देखा गया था। हमने भारत में प्रयोग हुई सीटियों के इतिहास, तकनीक व प्रकारों पर तो चर्चा कर ली, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इंजन ड्राइवर कभी लंबे हॉर्न देते हैं तो कभी हॉर्न से खेलते प्रतीत होते हैं? ये केवल कोई संयोग नहीं, बल्कि रेलवे की एक गुप्त भाषा है, जिसे विसल कोड कहा जाता है। ड्राइवर इस तरह की सीटियां ट्रेन में मौजूद गार्ड, RPF, प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टेशन मास्टर और गाड़ी में मौजूद कुछ ज्ञान चंदों को संदेश देने के लिए बजाती है। हमारी भारतीय रेलवे में कुल 18 प्रकार से सीटियों को बजाया जाता है। इन सभी का मतलब आखिर क्या होता है, चलिए जानते हैं। अगर कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से चलने को तैयार है और उसमें पीछे बैंकर लोकोमोटिव भी लगा हुआ है, ऐसे में ड्राइवर एक छोटी सीटी देकर चलने की घोषणा करता है। ये सीटी सुनकर गाड़ी के पीछे लगा बैंकर लोकोमोटिव भी छोटी सीटी देकर चलने की सहमति देता है। इसी एक छोटी सीटी का प्रयोग घाट सेक्शन में बैंकर इंजन को बंद करने के संकेत के रूप में भी दिया जाता है। जब भी गाड़ी किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर और ड्राइवर हरी झंडी दिखाकर सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ये आदान प्रदान ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर 2 सीटियां देकर गार्ड को सचेत करेगा। अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है या फिर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर जा चुकी है तो इंजन ड्राइवर 3 छोटी सीटियां बजाएगा, जिससे गार्ड तक गाड़ी रोकने का संदेश पहुंचता है। अगर मार्ग में कोई दुर्घटना, अड़चन, गाड़ी में खराबी या कोई भी ऐसा अवरोध हो जिससे गाड़ी को बीच रास्ते में ही लंबे समय के लिए रोकना पड़े, तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर 4 छोटी सीटियां बजाएगा, जिससे गार्ड गाड़ी के पीछे की ओर से आने वाले मार्ग पर डेटोनेटर लगा देगा, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को सावधान किया जा सके। अगर ड्राइवर 5 छोटी सीटी बजाता है तो इसका मतलब लोको पायलट गार्ड को एयर प्रेशर कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए कह रहा है। हैरानी की बात यह है कि 5 सीटी का विसल कोड भारतीय रेलवे के केवल पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ही देखा जाता है। अगर गाड़ी किसी आपातकालीन स्थिति में है, यानी ट्रैक पर भीड़ होना, अचानक किसी वस्तु से टक्कर होना, आग लगना या किसी अन्य खतरे की स्थिति होने पर इंजन ड्राइवर लगातार छोटी सीटियां बजाकर गार्ड या आसपास उपस्थित रेलवे कर्मचारियों को सतर्क करता है। अगर रास्ते में लाल सिग्नल हो और ड्राइवर के पास उसे पार करने की अनुमति हो तो ड्राइवर एक छोटी, एक लंबी और फिर एक छोटी सीटी बजाकर उसे पार कर सकता है।
पुराने समय में टोकन न मिलने या फिर छूट जाने पर भी इस प्रकार की सीटियों का उपयोग किया जाता था। जब गाड़ी में अचानक वायु का दबाव कम होने से अपने आप ब्रेक लग जाती है, जिसका कारण चेन खींचना, गार्ड द्वारा ब्रेक लगाना या फिर कोई अन्य तकनीकी खराबी हो सकती है, उस स्थिति में ड्राइवर 2 छोटी और 1 लंबी सीटी बजाएगा। अगर कोई सिग्नल लाल है लेकिन ड्राइवर बिना किसी अधिकार के ही उसे पार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ऐसे में लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा। इस एक लंबी सीटी का प्रयोग स्टेशन से रवाना होते समय गार्ड की सीटी का जवाब देने के लिए भी किया जाता है। 2 लंबी सीटियां इंजन का पेंटोग्राफ उठाने के संदर्भ में बजाई जाती है, जो केवल विद्युत इंजनों में ही काम आती है। अगर गाड़ी स्टेशन पर बने फाउलिंग मार्ग के अंदर खड़ी नहीं होती, तो इसे बताने के लिए 3 लंबी सीटियां बजाई जाती है। अगर गाड़ी किसी रेलवे फाटक को पार करने वाली हो, तो ड्राइवर रुक रुक कर लंबी सीटियां बजाएगा। किसी भी रेलवे फाटक के दोनों तरफ कुछ ही दूरी पर इस प्रकार का बोर्ड लगाया जाता है, जो ड्राइवर को हॉर्न बजाने का संकेत देता है। एक लंबी और एक छोटी सीटी गाड़ी के स्टेशन से रवाना होने की घोषणा के लिए गार्ड द्वारा ब्रेक को रिलीज करने और साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन के क्लियर होने का संकेत देने के लिए बजाई जाती है। अगर किसी कारणवश गार्ड को इंजन पर बुलाने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर 2 लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएगा। अगर गाड़ी चलते चलते ही बीच में से टूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में लंबी छोटी सीटियां 2 बार बजाई जाती है। अगर ड्राइवर पेंटोग्राफ नीचे करता है, तो उस स्थिति में लंबी, छोटी और लंबी सीटी सुनाई देती है। अगर गाड़ी किसी सुरंग, घुमाव, कोहरे, किसी स्टेशन को बिना रुके पार कर रही हो, लाल सिग्नल के निकट पहुंचने पर लाइन पर काम कर रहे कर्मचारियों को सतर्क करने के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट को इंजन में बुलाने के लिए ड्राइवर एक लगातार लंबी सीटी का प्रयोग करता है। अगर गाड़ी किसी खराब सिग्नल के पास पहुंचती है, तो ऐसी परिस्थिति में ड्राइवर एक लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएगा। तो अब अगर आप इंजन से हॉर्न को अलग अलग तरीकों से बजते हुए सुने, तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्राइवर हॉर्न से खेल नहीं रहा बल्कि संदेश दे रहा है। लेकिन इन विसल कोड की आखिर जरूरत ही क्या थी? तो पुराने समय में आगे मौजूद इंजन ड्राइवर और सबसे पीछे मौजूद गार्ड के पास एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का कोई भी जरिया नहीं था, जिसके चलते इंजन ड्राइवर अपनी सीटी से संदेश पहुंचाता, तो वहीं गार्ड संदेश पहुंचाने के लिए अपने पास मौजूद सीटी का प्रयोग किया करता था। आधुनिकीकरण के कारण आज लोको पायलट और गार्ड के पास अपने वॉकी टॉकी मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे आज भी अपने पारंपरिक विसल कोड का प्रयोग करता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार रेलवे के इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।